हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। तो मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम भारतेंदु मंडल के कवियों का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन कर रहे हैं और आज उसी श्रृंखला में एक कड़ी और मैं जोड़ने जा रही हूँ। और आज के व्याख्यान में हम बात करेंगे भारतेंदु मंडल के ही एक अन्य प्रसिद्ध कवि राधा कृष्ण दास की। राधा कृष्ण दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा, चाहे नाटक हो, काव्य कृतियाँ हो या फिर उपन्यास हो या फिर आलोचना हो, हर विधा पर इन्होंने लेखनी चलाई और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और कचहरियों में हिंदी भाषा को लागू करवाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और ये हिंदी भाषा के सफल पक्षधर माने जाते हैं। तो आज इन्हीं राधा कृष्ण दास की बात आज के व्याख्यान में होगी। तो सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म, इनका जन्म हुआ 1865 ईस्वी में। कहाँ हुआ? काशी में ही हुआ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये क्या थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुआ के बेटे थे। इसी कारण से ये भारतेंदु के बहुत नज़दीक थे और इन्हीं नज़दीकियों का असर था कि इनके ऊपर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की लेखनी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही प्रभावित होकर इन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। और इनकी माता का नाम था, माता कौन थी? इनकी माता का नाम था गंगा बीबी, जो कौन थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुआ थी। और इनके पिता का नाम था कल्याण दास। पिता का क्या नाम था? कल्याण दास था। अब अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा कहाँ हुई? इनकी शिक्षा काशी में ही हुई। कहा जाता है कि ये क्या थे, जन्म से ही अस्वस्थ थे, मतलब प्राकृत्या अस्वस्थ थे और शारीरिक रूप से अशक्त होने के कारण इनकी जो शिक्षा है, जो औपचारिक शिक्षा है, वो पूर्णता नहीं हो पाई, मतलब उस रूप में नहीं हो पाई जैसी साधारण बच्चों की होती है। और परंतु इनकी क्या थी, अध्ययन में रुचि थी, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। तो अपनी शारीरिक दुर्बलता को नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। स्वाध्याय द्वारा ही अनेक भाषाओं की जानकारी प्राप्त की और इन्होंने बांग्ला, गुजराती, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी आदि अनेक भाषाओं का अध्ययन किया और उन भाषाओं में पारंगता भी इन्होंने प्राप्त की। केवल और केवल अपने अध्ययन के बल पर इन्होंने ऐसा किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे तो इनके बहुत नज़दीक थे और इन्हीं नज़दीकियों का असर था कि लेखन कार्य की तरफ भी ये प्रवृत्त हो गए थे। और इनकी हिंदी के प्रति जो इनके मन में निष्ठा थी, हिंदी के प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा का ही परिणाम था कि नागरिणी जो प्राचारणी सभा स्थापित हुई, उस नागरी प्राचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष भी ये रहे। और जो सरस्वती पत्रिका थी उस समय की, जो बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी, उस पत्रिका के संपादक मंडल में भी शामिल ये रहे। हालांकि ये शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे, बीमार रहते थे, परंतु फिर भी ये 72 वर्षों तक जीवित रहे और 1907 ईस्वी में ये गोलोक सिधार गए। तो इन सब बातों को लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये क्या थे? नागरी
प्राचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि नागरी प्राचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। ठीक है, और दूसरी इनकी क्या उपलब्धि थी कि सरस्वती पत्रिका के संपादकत्व मंडल में भी ये शामिल रहे, मंडल में भी शामिल थे, और हिंदी भाषा को कचहरी में स्थान दिलवाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इन्होंने अपने लेखन की शुरुआत जो है वो नाटकों से की। जब ये केवल 15 वर्ष के ही थे तब इन्होंने एक छोटा सा रूपक लिखा जो नाटक था, जिसका नाम था दुखिनी बाला। 1880 ईस्वी में लिख लेते हैं। जन्म कब हुआ? 1865 ईस्वी में। कहाँ हुआ? काशी में हुआ। और ये कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। और इन्होंने नाट्य लेखन से अपनी लेखनी की शुरुआत की। तो सबसे पहले इनके नाटकों की बात करते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से नाटक लिखे। सबसे पहला जो इनका नाटक था उसका नाम था दुखिनी बाला। दुखिनी बाला जो कब लिखा था इन्होंने? 1880 ईस्वी में लिखा था। और जब ये केवल 15 वर्ष के ही थे तब इन्होंने इस नाटक को लिख दिया था। तो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा उस समय हम इनको कह सकते हैं। तो दुखिनी बाला 1880 में लिखा। इस नाटक में था क्या? इस नाटक में विवाह की कुप्रथाओं का वर्णन किया गया है। जैसे कुंडली मिलान, जैसे कि जन्मपत्री मिलाते हैं ना लड़का लड़की की जब शादी करते हैं, तो उसका इन्होंने खंडन किया है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब बुराइयों का इन्होंने इस नाटक में खंडन किया है। इन सब बातों को आधार बना करके इन्होंने दुखिनी बाला नाटक की रचना की। कब की? केवल 15 वर्ष की आयु में, क्योंकि 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1880 ईस्वी में इन्होंने दुखिनी बाला नाटक को लिख दिया था। ठीक है, अगला इनका एक नाटक है जिसका नाम है महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती, महारानी पद्मावती, और इसी का दूसरा नाम मिल जाता है मेवाड़ कमलिनी। मेवाड़ कमलिनी। इसमें क्या है? इसमें महारानी पद्मावती इसमें अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण, अलाउद्दीन द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण की कथा को आधार बनाया गया है। आक्रमण की कथा कही गई है या आक्रमण की कथा को आधार बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि जो जायसी की पद्मावत है उसमें भी इसी कथा को आधार बनाया गया है। तो ये क्या है? ये एक ऐतिहासिक नाटक है। ये क्या है? ये ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है, ये ऐतिहासिक नाटक है। और ये दुखिनी बाला ये क्या है?
सामयिक नाटक है। मतलब कि उस समय समाज में लड़कियों की, उनकी शादी से संबंधित क्या परेशानियां थी, उन सब बातों का वर्णन इसमें किया गया है, परंतु इसमें ऐतिहासिक कहानी को लिया गया है। ठीक है, अगला एक नाटक और देख लेते हैं हम इनका, जो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक था। उस समय का सबसे प्रसिद्ध नाटक अगर कहा जाए किसी नाटक को, तो वो था इनका लिखा हुआ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, और इसी का दूसरा नाम था राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी। और ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1898 में। कहीं कहीं ये 1897 भी लिखा हुआ मिलता है, तो दोनों ही आप याद कर लीजिएगा। अगर 97 पूछे तो उस पर टिक कर दीजिएगा, 98 हो ऑप्शन में तो वो भी ठीक है। ठीक है, कई किताबों में 97 दिया हुआ है और कहीं पर ये 98 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप और इसका दूसरा नाम था राजस्थान केसरी। ये क्या था? इनका सबसे उत्कृष्ट और लोकप्रिय नाटक था। बहुत बार मंचन भी इस नाटक का किया गया। इसकी विशेषता क्या है कि यह पूर्व और पश्चिम के सामंजस्य की नवीन शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम नाटक है। ये क्या है? पूर्व और पश्चिम के सामंजस्य की नवीन शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? तो वो है इनका लिखा हुआ महाराणा प्रताप, जिसका दूसरा नाम क्या है? राजस्थान केसरी। तो ये क्या थे? ये इनके प्रसिद्ध नाटक थे। सबसे पहला प्रसिद्ध नाटक कौन सा था इनका? दुखिनी बाला, जो कब प्रकाशित हुआ? 1880 ईस्वी में, जब ये केवल 15 वर्ष के थे। इसमें क्या है? समसामयिक घटनाओं का वर्णन या बाल विवाह, या फिर आप कह लीजिए कि विवाह के संबंध में जो कुप्रथाएं हैं उनको आधार बना करके लिखा गया। दूसरा था इनका महारानी पद्मावती, जिसे मेवाड़ कमलिनी भी कहा जाता है। इसमें क्या है? अलाउद्दीन जब महारानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है, तो उस समय की कथा को वर्णन किया गया है। इसमें ऐतिहासिक नाटक है। तीसरा इनका कौन सा है? महाराणा प्रताप, इनके जीवन का सबसे लोकप्रिय और उत्कृष्ट नाटक है। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें पूर्व और पश्चिम के सामंजस्य की नवीन शैली को आधार बनाया गया है, और ऐसी शैली को आधार बनाकर रचा जाने वाला हिंदी का यह प्रथम नाटक है। ठीक है, ये थी इनके नाटकों की बात। अब हम इनकी कुछ कविताओं की बात कर लेते हैं। काव्य संग्रह इनके 2 ही मिलते हैं। काव्य संग्रह कौन कौन से मिलते हैं? एक तो देश दशा इनका काव्य संग्रह है, और दूसरा है भारत 12 मासा। भारत 12 मासा। तो ये क्या है? इनके दोनों ही काव्य संग्रह है। कुछ कविताएं हैं जो इनकी बहुत प्रसिद्ध है, उनकी बात कर लेते हैं। एक इनकी कविता है विनय। विनय में ये क्या करते हैं? देशभक्ति का प्रतिपादन करते हैं। विनय में क्या है? देशभक्ति का प्रतिपादन। ये क्या कहते हैं? या प्यारे भारतवर्ष के, या प्यारे भारत वर्ष के पुनः दुख दारिद्र्य हरिये। ये किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ये श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को बहुत मानते थे, उनके बहुत बड़े उपासक थे। जैसे इनके भाई
भारतेंदु हरिश्चंद्र भी राधा कृष्ण के उपासक थे, उसी प्रकार राधा कृष्ण दास भी कृष्ण के ही उपासक थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम धर्मालाप है। उसमें भी इन्होंने अनेक धर्मों का पहले आपसी वाद विवाद करवाया है और फिर जो हरि भक्ति है उसी को श्रेष्ठ बताया है, उसके विषय में भी बात करेंगे। ठीक है, विनय क्या है, देशभक्ति का इसमें प्रतिपादन किया गया है और श्री कृष्ण जी को कहते हैं कि इस प्यारे भारतवर्ष के जल्दी से दुख दरिद्रता हर लीजिए। ठीक है, तो ये इनकी कविता है, विनय कविता। कुछ कविताएं और हैं जैसे कि मैकडोनल्ड्स पुष्पांजलि, मैकडोनल्ड्स पुष्पांजलि, जुबली और विजयनी विलाप, विजयनी वैजयंती तो किसकी थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी, और विजयनी विलाप जो है वो किसकी है, राधा कृष्ण दास की है। और ये तीनों ही रचनाएं क्या है, ये तीनों ही रचनाएं राजभक्ति से प्रेरित है। क्या है ये, राज भक्ति से प्रेरित ये रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तीनों ही राजभक्ति से प्रेरित है। कौन कौन सी, मैकडोनल्ड्स पुष्पांजलि, जुबली, विजयनी विलाप। विजयनी वैजयंती किसकी थी, वो थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और वो क्या था, वो निबंध काव्य में लिखी गई थी। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें भारत ने जब मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका वर्णन उसमें किया गया था। ठीक है, तो ये सारी राजभक्ति से प्रेरित है और विनय कविता जो है वो उनकी देशभक्ति से प्रेरित है। और एक इन्होंने एक और कविता इनकी मिलती है, जानकी विलास। जानकी विलास कविता में क्या है, मर्यादित श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। जानकी विलास में मर्यादित श्रृंगार का वर्णन मिलता है। वैसे तो ये जो है वो श्रृंगार का अधिक वर्णन अपने रचनाओं में नहीं करते थे क्योंकि श्रृंगार के विरोधी थे, और परंतु जानकी विलास है उसमें थोड़ा सा मर्यादापूर्ण श्रृंगार का वर्णन, मतलब कहीं राम और सीता के प्रेम की वर्णन की बात की होगी तो ऐसा वर्णन किया होगा जो कि मर्यादा में ही है। रीतिकाल के कवियों की भांति श्रृंगारिक वर्णन उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो मर्यादित श्रृंगार का वर्णन इसमें मिलता है। तो काव्य संग्रहों की बात हमने कर ली, नाटकों की बात कर ली। अब इनका एक उपन्यास है, उपन्यास है इनका निस्सहाय हिंदू। कब प्रकाशित हुआ ये, 1889 ईस्वी में, 1889 में। और इस उपन्यास में क्या विषय वस्तु है, इसमें हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का वर्णन किया गया है। ये क्या है, उपन्यास है, निस्सहाय हिंदू, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। और कब प्रकाशित हुआ था, 1889 में। ठीक है, अब कुछ जीवनियाँ इन्होंने लिखी हैं, उनकी बात कर लेते हैं।
जीवनी, जीवनी कौन कौन सी? पहली इनकी जीवनी है आर्य चरितामृत, आर्य चरितामृत। इसमें क्या है? बप्पा रावल, बप्पा रावल का जीवन चरित्र है। ठीक है, बप्पा रावल का जीवन चरित्र है। एक इन्होंने लिखी है, दूसरी इनकी जीवनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की गई है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और तीसरी इनकी जीवनी है नागरी दास का जीवन चरित्र, नागरी दास का जीवन चरित्र, नागरी दास का जीवन चरित्र। और चौथी इनकी है सूरदास, और एक पांचवी थी गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र गिरिधर दास की जीवनी, गिरिधर दास की जीवनी। ठीक है, ये क्या थी? इनकी सारी की सारी जीवनियाँ थी। गोपाल चंद्र गिरिधर दास कौन थे? भारतेंदु के पिता थे। मतलब भारतेंदु की भी जीवनी लिखी, उनके पिता की भी जीवनी लिखी, बप्पा रावल की जीवनी लिखी, नागरीदास का जीवन चरित्र लिखा, सूरदास के विषय में भी इन्होंने लिखा है। तो ये क्या थी? ये इनकी थी जीवनियाँ। हम बात करते हैं इनके अनूदित उपन्यासों की। अनूदित उपन्यास, अनूदित उपन्यास। इन्होंने बांग्ला के कुछ उपन्यासों का अनुवाद किया है। एक तो है मरता क्या न करता, मरता क्या न करता, और दूसरा है स्वर्णलता, स्वर्णलता। ये दोनों ही क्या है? ये बांग्ला भाषा के उपन्यास है, ये बांग्ला के उपन्यास है। ठीक है, तो इनका क्या किया है? इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है, सती प्रताप, इन्होंने कुछ अधूरे छोड़े हुए कार्य को भी पूरा किया। ये सती प्रताप नाटक जो था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखना शुरू किया था, परंतु किसी कारणवश ये अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के कारण ये इस नाटक को पूर्ण नहीं कर पाए। कौन नहीं पूर्ण कर पाए? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस नाटक को किसने पूरा किया? राधा कृष्ण दास ने। इन्होंने सती प्रताप क्या है? इस नाटक को पूर्ण किया, और इस योग्यता से पूर्ण किया कि इसमें कहीं पर भी जोड़ मालूम नहीं पड़ता। मतलब कि इस नाटक को पढ़ने के पश्चात आप ये नहीं कह सकते कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा हुआ कौन सा है भाग है और राधा कृष्ण दास ने किस भाग को पूर्ण किया है। मतलब उन्हीं की शैली में, उन्हीं के भावों को उन्होंने स्थान दिया है। कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पंक्तियां, एक पंक्ति तो मैंने आपको बताई ही थी, जो कौन सी कविता में थी? इनकी विनय कविता में थी। या भारत वर्ष के पुनः दुख दारिद्र्य हरिये। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति देखिए, वो क्या लिखते हैं? पहली तो मैंने आपको बता ही दी, दूसरी क्या है? यहाँ 2 नंबर लिख लेते हैं। चलो, तो वो क्या लिखते हैं? मोहन की यह मोहिनी मूरत, मोहन की यह मोहिनी मूरत जिए सो भूलत नहीं भुलाई, जिए सो भूलत नहीं भुलाए। मोहन की यह मोहिनी मूरत जिए सो भूलत नहीं भुलाए। छोरन
चाहत नेह को नातो, छोड़न चाहत नेह को नातो, नेह को नातो, कोउ विधि, कोउ विधि छूटत, कोउ विधि छूटत नहीं छुराए। क्या कहते हैं कि मोहन की यह मोहनी मूरत, कि मन को मोहने वाली जो सूरत है श्री कृष्ण की, वो हृदय में कभी भी भुलाई नहीं जाती, मतलब हमेशा याद रहती है। छोड़न चाहत नेह को नाते, उनसे प्रेम का ये जो रिश्ता है मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ। को विधि छुड़त नहीं छुड़ाई, परंतु अनेक प्रयत्न करने के पश्चात भी ये जो प्रेम का संबंध है ये छूटता ही नहीं है। ठीक है। तीसरी इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, नीति वाक्य इनका कह लीजिए। वो क्या कहते हैं, जो विषया संतंत जी, जो विषया या विषय कह लीजिए, जो विषय संतंत जी ताही मूढ़ लपटाए, ताही मूढ़ लपटाए, जो नर डारी, जो नर डारी वमन करी, स्वान स्वाद सो खाए, स्वान स्वाद सो खाए। तो वो क्या कहते हैं कि जो विषय संतंत जी, कि जिन विषयों को, जिन बातों को संत लोग त्याग देते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ताही मूढ़ लपटाए, और मूर्ख व्यक्ति जो है वो उन तजी हुई बातों को, छोड़ी हुई त्यागी हुई बातों को अपने भीतर समाये हुए रहता है, उनसे लिपटा हुआ रहता है। जो नर, उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो नर डारी वमन करी, कि जिस तरह जो मनुष्य है, जो बातें, जो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती उनको क्या कर देता है, वो फेंक देता है, और फिर जो स्वान है, जो कुत्ते हैं, उन्हीं चीज़ों को बहुत मज़े ले लेकर बहुत स्वाद से खाते हैं। तो जो लोग इन विषयों के अंदर लिपटे हुए हैं, उन विषयों को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो उनकी स्थिति क्या है, उस कुत्ते के समान है जो फेंकी हुई चीज़ों को बड़े ही चाव से खा रहे हैं। तो ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, बता रहे हैं कि हमें संतों की भांति ही विभिन्न विषय विकारों का त्याग कर देना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं या इनकी जो कविताएं हैं वो राधा कृष्ण ग्रंथावली नाम से संकलित है। राधा कृष्ण ग्रंथावली शीर्षक से इनकी सभी कविताओं का संकलन किया गया है, और इस जो ग्रंथ है इसका संपादन किसने किया, इसका संपादन किया श्याम सुंदर दास ने। जानते ही होंगे आप कौन है श्याम सुंदर दास, एक बहुत महान आलोचक रहे हैं ये भी। तो राधा कृष्ण ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, राधा कृष्ण ग्रंथावली नागरी प्राचारणी सभा से ये प्रकाशित हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे राधा चरण गोस्वामी, जो कौन है, भारतेंदु मंडल के ही अन्य कवि हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, अगर आपको मेरा चैनल या मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।